कामिनी जी अब अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी थी। जब से बेटे की शादी हुई थी, तब से उनका इकलौता बेटा उनसे मुंह मोड़े हुए था। वो अपनी माँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। उसकी पत्नी सीमा को भी अपनी सास कामिनी जी एक आंख न सुहाती थी। अपनी ज़िंदगी से तंग आकर उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। अदालत में आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लोग आपस में बातें बना रहे थे, खुसर फुसर कर रहे थे। सबके ज़ुबान पर एक ही सवाल था कि शहर के जाने माने महान व्यवसायी महेश बाबू की माता कामिनी जी ने अपने बेटे पर मुकदमा क्यों किया है। आखिर ऐसा क्या हुआ। इन्हें तो सारी सुख सुविधाएं थी, धन दौलत, अच्छा खान पीन, तो फिर और क्या चाहिए था इन्हें। ज़रूर महेश बाबू अपनी माता जी को तंग करते होंगे। तभी तो एक माँ अदालत तक पहुँच गई। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, भीड़ भी बढ़ती जा रही थी और शोर भी बढ़ रहा था। तभी अचानक जज साहब आए और उनका आगमन हुआ। ऑर्डर ऑर्डर की आवाज़ सुनाई पड़ी। अदालत में सन्नाटा छा गया। सब शांत हो गए। तब अदालत में पूछताछ शुरू हुई। दोनों वकीलों ने अपना पक्ष रखा और महेश बाबू की माताजी कामिनी जी को कटघरे में हाजिर होने का ऐलान हुआ। 60 से 70 साल की एक बूढ़ी औरत, गोरा रंग, बूढ़ी चमड़ी, आंखों में उदासी छाई हुई और चेहरे पर लाचारी के भाव भी थे। वो अपनी कुर्सी से उठकर कटघरे में जा खड़ी हुई। हाँ तो माताजी, ऐसा क्या हुआ जो आपने अपनी सगी औलाद, अपने इकलौते वारिस अपने बेटे पर मुकदमा दर्ज करवाया। जज साहब ने कामिनी जी से पूछा। इस पर कामिनी जी शांत स्वभाव से बोली, जज साहब, मेरे पति की मृत्यु के बाद मैंने अपने बेटे की परवरिश अकेले की है और अपने पति का व्यापार भी संभाला, पर अपने बेटे को ज़रा भी दुख नहीं होने दिया। इसकी सारी इच्छाएं पूरी की, लेकिन मेरे बेटे का कहना है कि मैंने कुछ अलग नहीं किया। ये तो हर माँ बाप का फ़र्ज़ होता है। हाँ तो जज साहब, मैंने क्या गलत कहा। हर माँ बाप का फ़र्ज़ होता है अपने बच्चों को पालना पोसना। इसमें मैंने क्या गलत कह दिया। पर कोई भी इनकी तरह अपने बच्चों को अदालत तक नहीं घसीटता, कोर्ट कचहरी में नहीं लाता। सामने खड़े कटघरे में महेश बाबू तेज़ आवाज़ में झल्लाकर बोले, माता जी, आप अपनी जगह ठीक है, पर आपने अपने बेटे पर मुकदमा क्यों किया है। क्या आपका बेटा आपको तंग करता है, या आपको खाना नहीं देता, या आपको घर से निकाल रहा है। क्या वजह है इस मुकदमे की ओर से। आप अदालत से क्या चाहते हैं। जज ने कामिनी जी से सवाल किया। जज साहब, क्या घर में रहना और समय पर खाना देना काफ़ी होता है क्या। क्या इससे एक माँ का कर्ज उतर जाता है। जवाब देने की जगह कामिनी जी ने उल्टा जज से ही सवाल किया। माता जी, आप बताइए, आप क्या चाहती हैं। जज साहब परेशान होकर बोले। कामिनी जी शांत स्वर में बोली, साहब, मैं चाहती हूँ कि एक माँ के रूप में मैंने जो कुछ भी अपने बेटे महेश के लिए किया, उसके जन्म से लेकर उसे काबिल बनाने तक, मेरा बेटा महेश उस कर्ज को उतार दे। मुझे सब कुछ चाहिए। कामिनी जी का ऐसा जवाब सुनकर अदालत में फिर से खुसर फुसर शुरू हो गई। अब हर कोई कामिनी जी को ही दोषी बता रहा था। आखिर कैसी माँ है। भला कोई माँ अपनी सगी औलाद से उसकी परवरिश की कीमत मांगती है क्या। क्या समय आ गया है। लोग कामिनी जी पर थू थू करने लगे। ठीक है माँ, मैं कीमत देने को तैयार हूँ। आप दाम बोलिए। कितने का चेक काटूँ। कैश लेंगी या चेक। बोलिए। इतने से बात के लिए कोर्ट में घसीटने की क्या ज़रूरत थी। सबके सामने ड्रामा करने खड़ी हो गई। बस यही लगा रहता है इनका तो। महेश बाबू अपनी जेब से चेक बुक निकालते हुए गुस्से में बोले, जज साहब, मेरा बेटा हिसाब किताब का बहुत पक्का है और आप भी इतने बड़े आदमी हैं, मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं करोगे आप दोनों। अब कामिनी जी बताती हैं, जज साहब, जब मेरा बेटा होने वाला था
तब मुझे बहुत सी परेशानियां हुई। यहाँ तक कि डॉक्टर ने मुझे गर्भ गिराने तक को बोल दिया था, पर मैंने अपनी जान पर खेलकर इसे जन्म दिया। ये दूसरे बच्चों से हर चीज़ में कमज़ोर था, इसलिए इसका कोई दोस्त नहीं बनता था। मैं इसकी दोस्त बनी, इसकी परवरिश में कोई कमी ना रह जाए। इसलिए मैंने और मेरे पति आनंद जी ने दूसरे बच्चे का ख्याल भी छोड़ दिया। ये पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। मैं घर पर इसे घंटों घंटों पढ़ाती लिखाती थी बिना झुंझलाए। मैं इसकी सारी परेशानियां दूर करती रही। ये काफ़ी बड़ा होने के बाद भी बिस्तर गीला कर देता था। मेरे पति आनंद गुस्सा कर जाते थे तो मैंने इसे लेकर अलग कमरे में सोना शुरू कर दिया था। मैं सारी रात इसे इधर से उधर करती रहती कि ये गीला ना रहे। इसके कपड़े बदलती रहती। धीरे धीरे समय के साथ ये बाकी बच्चों की तरह सामान्य होने लगा। पर तभी अचानक एक दिन मेरे पति को हार्ट अटैक हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। उनका व्यापार टूटने लगा। तब मैंने अपने जेवर बेचकर उनका काम संभाला और साथ साथ इस पर भी ध्यान दिया कि कहीं ये वापस बीमार ना पड़ जाए। लोगों ने मुझे दूसरी शादी करने का सुझाव दिया, ये कहकर कि एक अकेली औरत का ज़िंदगी काटना बहुत मुश्किल है। मेरे लिए कुछ रिश्ते भी आए, पर मेरा बेटा मुझे एक पल नहीं छोड़ता था, तो मैं इसके लिए कैसे दूसरा पिता ला सकती थी। ये बोलकर कामिनी जी रुक गई। उनकी आंखें गीली हो गई, उनके सांसें फूलने लगी। उनके वकील ने उन्हें पानी पिलाया। पानी पीकर कामिनी जी ने खुद को संभाला और फिर से बोलना शुरू किया। जज साहब, जब मैं बाहर जाती तब लोगों की गंदी नज़र मुझ पर रहती। मैं सब बर्दाश्त करती, सब सहती और घर आकर बेटे के सामने सामान्य बनी रहती। रात में जब ये सो जाता तब चुपचाप अकेले में आंसू बहाती। कितनी बार खुद को बेटे सहित ख़त्म करने का मन किया, पर ऐसा एक माँ कैसे कर सकती है। मेरा अपनी ज़िंदगी से दम घुटता था। मैं रोज़ रोज़ तिल तिल करके मरती और रोज़ अपने बच्चे के लिए खुद को ज़िंदा करती, ये सोचकर कि एक दिन मेरा बेटा बड़ा होगा तो सब ठीक हो जाएगा। बड़े होते ही इसने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। मैं तब भी खुश थी कि बेटे की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढ लूँगी। धीरे धीरे उसने सारा काम संभाल लिया और अब मैं निश्चिंत हो गई कि अब पोते पोती को खिलाते हुए चैन से अपना बुढ़ापा काटूंगी। पर यह कहकर कामिनी जी चुप हो गई। पर क्या माताजी? जज साहब ने उत्सुकता से पूछा। पर इसकी पत्नी यानी मेरी बहू सीमा को मेरा घर में रहना ही नहीं सुहाता था, तो वो बच्चों को क्या खिलाने देती मुझे। सारा दिन मुझ पर बड़बड़ाती रहती। उसे मैं एक आंख ना सुहाती थी। उसके बाद मुझे घर के पीछे वाली एक अंधेरी कोठरी में लगभग कैद सा कर दिया गया, जहाँ घर का कबाड़ पड़ा रहता, जहाँ नौकरानी मुझे खाना दे जाती थी। मैंने अपने बेटे महेश से कहा भी कि बेटा मुझे इस कोठरी में नहीं रहना, मुझे यहाँ घुटन होती है, मुझे सबके साथ तेरे साथ रहना है। तब उसने बड़ी बेरुखी से कहा कि मेरी पत्नी सीमा को आप पसंद नहीं, उसे आपके वहाँ रहने से बंदिश लगती है। वो नहीं चाहती कि तुम उसकी सहेलियों या रिश्तेदारों के सामने आओ, इसलिए तुम यहीं रहो, इस कोठरी में रहो और इस कोठरी से ज़्यादा बाहर मत जाया करो। सीमा को ये भी पसंद नहीं। मैं इसमें भी तैयार हो गई, पर मैंने उससे कहा कम से कम तू तो मेरे पास पल भर के लिए बैठ जाया कर। तो जज साहब, पता है इसने क्या कहा कि मैं तुम्हें पालूं या तुम्हारे पास आकर बैठूं। अब मेरी शादी हो गई है, मैं तुम्हारे पल्लू से नहीं बंधा रह सकता। एक माँ पर क्या बीती होगी जज साहब, आप ही सोचिए, आप ही बताइए। मैंने इसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ इसे भी पूरा समय दिया और काम भी संभाला, और अब मुझे ये ऐसे कहता है। क्या इसी दिन के लिए मैंने इतने दुख झेले, इतने त्याग दिए, इतना कुछ किया।
जब इसके पिता मुझे इस भरी दुनिया में अकेला छोड़ गए थे, तब मेरी इतनी उम्र थी कि दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन मैंने इसके लिए कभी अपना सुख नहीं देखा। इतने त्याग दिए, क्या यही दिन देखने के लिए मैंने इतना सब कुछ किया? ये बोलकर कामिनी जी सिसक सिसक कर रोने लगी। माता जी, आपके बेटे ने जो किया वो गलत है, पर इसके लिए शायद कानून में कोई सज़ा नहीं है। जज साहब बोले। इस पर कामिनी जी रौंदे गले से बोली, जज साहब, मुझे सज़ा दिलानी भी नहीं। जिस बेटे को सारी दुनिया के ताने सुन सुन कर खुद घुट घुट कर बड़ा किया, उसे मैं भला कैसे सज़ा दिला सकती हूँ? फिर आपको क्या चाहिए अपने बेटे से? क्या कीमत है आपके कर्ज की? जज साहब असमंजस में थे। जज साहब, मेरे कर्ज की कीमत है 1 कप चाय। कामिनी जी बोली। जज साहब आश्चर्य से बोले, क्या? जज के साथ साथ महेश बाबू और अदालत में मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। सब हैरान आंखों से कामिनी जी को देखने लगे। सबके ज़ुबान पर एक ही बात थी, ये कैसा मजाक है भला? क्या अदालत में आकर चाय के लिए मुकदमा किया अपने बेटे के खिलाफ? भला कैसा मुकदमा है ये? हाँ साहब, मैं चाहती हूँ रोज़ सुबह मेरा बेटा मुझे चाय देकर जाए, कोई नौकरानी नहीं। कामिनी जी आंखों में आंसू ले रौंदे गले से बोली, पर इससे आपको क्या हासिल होगा माता जी? जज आश्चर्यचकित होकर बोले। जज साहब, एक माँ कैसे बताए उसे 1 कप चाय से कितना सुकून मिलेगा जो उसका बेटा उसे आकर पिलाएगा। इस बहाने से कम मैं इसे देख लिया करूँगी, वरना तो महीनों महीनों ये मेरे पास ही नहीं आता। उस 1 कप चाय के बदले मैं अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर इसे आशीर्वाद दे दिया करूँगी। इसी बहाने अपने बेटे को छू भी लिया करूँगी। इस 1 कप चाय के बदले मेरा बेटा 2 घड़ी मेरे पास बैठ भी जाया करेगा। उस 1 कप चाय के बहाने मेरा बेटा मुझे आकर देख भी लिया करेगा कि मैं जिंदा भी हूँ या मर गई। कामिनी जी नम आँखों से बोली। कामिनी जी की बातें सुनकर अदालत में उपस्थित सभी की आंखें भर आई, क्योंकि कहीं ना कहीं सब जिंदगी की जद्दोजहद में अपने बूढ़े माँ बाप को सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं। सभी अपनी अपनी आंखें पोंछने लगे। उन सभी में जज साहब भी शामिल थे। तभी वहाँ एक आवाज़ सिसकियों से रोने की सुनाई पड़ी। सभी उस तरफ देखने लगे। देखा तो महेश बाबू कटघरे में सिर पकड़कर बैठे थे और ज़ोर ज़ोर से दहाड़े मारकर रो रहे थे। कामिनी जी कटघरे से निकलकर अपने बेटे महेश के पास पहुंची और महेश बाबू का सिर सहलाते हुए बोली, बेटा महेश, लगता है ज़्यादा कीमत मांग ली मैंने तुझसे, जो तू देने में असमर्थ है। नहीं माँ, मुझे माफ़ कर दो। आपके किसी भी कर्ज चुकाने की मेरी औकात नहीं है। मुझे माफ़ कर दो माँ। पर तुम मुझसे बदले में कम चाह रही हो माँ। आज से आपका बेटा आपके साथ चाय भी पिएगा और खाना भी खाएगा, क्योंकि अब आप घर के पीछे वाली कोठरी में नहीं, उस अंधेरी कोठरी में नहीं, बल्कि सबके साथ में रहोगी। अपने पोता पोती को खिलाओगी भी, हमारे साथ खाओगी पियोगी, हमारे साथ रहोगी। महेश बाबू माँ के कदमों से लिपटकर दहाड़े मारकर रोते हुए बोले, ना मेरे बच्चे, रो मत। मैं तो बस तुझे देखना चाहती हूँ। वक्त का कुछ भरोसा नहीं। मैं आज हूँ कल नहीं। इस ख्वाहिश के साथ नहीं मरना चाहती कि मेरे बेटे को देखे इतने दिन हो गए, बल्कि मरते समय एक सुकून के साथ मरना चाहती हूँ। कामिनी जी अपने बेटे महेश को सीने से लगाते हुए बोली। अब पूरी अदालत में सिर्फ सिसकियाँ ही गूंज रही थी। जज साहब को भी अब फैसला सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि दोनों पक्षों में फैसला हो चुका था। अब तो जज साहब को भी घर भागने की जल्दी थी, क्योंकि उन्होंने भी ना जाने कितने दिनों से अपनी माँ का चेहरा नहीं देखा था। दोस्तों, अपने कामकाज में और ज़िंदगी की जद्दोजहद में इतना व्यस्त ना हो जाए
कि अपने बूढ़े माँ बाप अपने जन्मदाता को ही भूल जाएं। दोस्तों, माता पिता अपने बच्चों के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर देते हैं और न जाने कितने दुख झेलते हैं। अगर बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को थोड़ा समय दे देंगे तो आपके माँ बाप को सुकून मिलेगा और आपको भी सुकून मिलेगा। दोस्तों, अपने वृद्ध माता पिता की इच्छाओं का सम्मान करें। अपनी व्यस्त ज़िंदगी में उनके लिए समय निकालें, उनसे बातचीत करें, उनके प्रति सदैव सम्मान रखें। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।